Hello my dear students, today we are going to discuss about the chapter first of chemistry for class 9th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ना है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमारे चारों तरफ हम जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, जितनी भी चीज़ों को समझते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे और जितने भी इस लेक्चर में डिफिनीशन होगा, एग्जाम्पल्स होंगे, उसको पीडीएफ के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जिसको आपको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए गाइज, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटर क्या है। व्हाट इज़ मैटर। मैटर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपीज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास अपना मास हो, स्थान घेरता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आयरन है, ग्लास है, वाटर है, एयर है और बहुत चीज़ें भी। अब इसमें जानेंगे कि मैटर क्या नहीं है। क्या हम लोग लाइट को मैटर बोल सकते हैं? क्या साउंड को मैटर बोल सकते हैं? नहीं। लाइट, साउंड, ये सब एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार के एनर्जी है। करंट जो है एनर्जी है। इन सारे चीज़ों को हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे। मैटर यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें अपना मास हो, जो स्थान घेरता हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर जो है किसी न किसी चीज़ से बना होगा, जिसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि हमारा प्लास्टिक का जो चेयर होता है, वह एक क्या है, थिंग्स है। वह किस चीज़ से मिल करके बना है, तो प्लास्टिक से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी कि मैटर जो बना है गाइस, वह किस चीज़ से बना हुआ है, तो स्मॉल यानी कि छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर which is capable to independent existence and which exhibits the properties of matter is called molecule of that matter। कहने का मतलब है कि वह छोटे पार्टिकल्स जिसका अपना अस्तित्व होता है और उसमें उस मैटर के सारे प्रॉपर्टीज, सारे गुण पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल कहने का मतलब हुआ कि एक हम आयरन ले लेते हैं। आयरन के टुकड़े को, 1 मीटर के आयरन के टुकड़े को 1000 पार्ट में काट देते हैं, तो उसका जो 1000वां पार्ट जो होगा, उसमें भी आयरन के सारे प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करेंगे, मौजूद रहेंगे। 10⁹ मीटर कहने का मतलब है कि 10 नैनोमीटर। मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which exhibits the properties of matter is called molecule। कहने का मतलब है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वह छोटा पार्टिकल जो जिसमें मैटर के सारे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उस छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है, 10⁹ मीटर। आगे हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के क्या क्या कैरेक्टर हैं, वे किस चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग कंटिन्यूसली। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल जो है हमेशा क्या करता है, मूव करते रहता है। उसका यह नेचर है
कि वह ऑलवेज क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। इसीलिए गैसियस स्टेट में इस प्रकार से सारे मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा बी, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण सॉलिड्स और लिक्विड के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सॉलिड में बहुत ही टाइटली एक दूसरे के साथ में बॉन्ड किए हुए रहते हैं। और इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट है हमारा, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सहिबिटेड इन अ मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि मैटर के सारे प्रॉपर्टीज उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, एग्जिट करते हैं। आगे हम लोग आते हैं डी प्रॉपर्टीज है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी एंड मूव फास्ट एंड फास्ट। कह रहे कि यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी भी मैटर को रख करके उसको हीट देते हैं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी पा करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगते हैं, तेज़ी से मूव करने लगते हैं। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अभी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कि मैटर जो है उसके 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड है, थर्ड है गैस एंड फोर्थ है प्लाज्मा एंड 5 है बोस। इस प्रकार से गाइस, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो ये हमारा चौथा जो है, फोर्थ जो है, यह प्लाज्मा है, और 5 जो है बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट है। इसके बारे में बस हमें 9th क्लास में नाम जानना है, हमें 3 ही के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड। फर्स्ट है क्या है? सॉलिड। इसके बारे में जानेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि द मैटर व्हिच हैज़ डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, वह मैटर जिसका अपना डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं है कि अभी शेप कुछ और है और खुद पे खुद उसका शेप जो है बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना किसी एक्सटर्नल कॉजेज़ के उसका शेप चेंज नहीं करता है। तो सॉलिड, द मैटर व्हिच हैज़ डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। जैसे कि आयरन है, वुड है, प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे चीज़ें जिनमें अपना शेप होता है, उसको यानी कि डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं।
जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी एक दूसरे से सटे हुए हैं और नज़दीक नज़दीक है। तो इनमें जो है इनका जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके कारण से ये काफ़ी डेंस होते हैं। इनमें इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस न के बराबर होता है। ऐसा नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं, इसमें जो है स्पेसेस बहुत कम होते हैं। सॉलिड को हार्ड होने का एक ये भी रीज़न है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स के बॉन्डेशन है काफ़ी क्लोज है और स्ट्रांग है। इनके इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से। नेक्स्ट है लिक्विड। इसका डेफिनेशन है कि द मैटर विच हैज़ डेफिनिट वॉल्यूम बट शेप इज इनडेफिनिट। कहने का मतलब है कि ऐसा मैटर जिसका जो है वॉल्यूम डेफिनिट है बट शेप जो है इनडेफिनिट है, यानी कि डेफिनिट नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, शेप इनडेफिनिट क्यों है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी दूर दूर हैं। सॉलिड के अपेक्षा इसके मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर हैं, जिसके वजह से इनके बीच का इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम है, जिससे इनका जो है डेफिनेट शेप नहीं हो पाता है और इसको जिस कंटेनर में हम डालें उस कंटेनर के अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेता है। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वह डेफिनेट है। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर हम वाटर को लिए और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल दिए तो 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, 2 लीटर हो जाए, ऐसा नहीं है। इसका वॉल्यूम वही रहेगा। लिक्विड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड के अपेक्षा काफ़ी अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग कंप्रेस भी। नेक्स्ट है हमारा गैस। गैस का डेफिनेशन क्या है? द मैटर विच हैज़ इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। कह रहा है कि यह एक ऐसा मैटर है जिसका ना तो डेफिनिट शेप होता है ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होता है। तो शेप कहने का मतलब कि इसका जो मॉलिक्यूल्स है काफ़ी अलग अलग हैं, जिसके वजह से इसका कोई शेप नहीं होता है, कोई शेप एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका वॉल्यूम की हम बात करें तो हम 1 लीटर यदि हम गैस को एक कंटेनर में भर करके बंद करके कंप्रेस करके रखते हैं और उसको एक रूम में खोल देते हैं तो वह जो है पूरे रूम में अपने आप को फैला लेता है, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है पूरे रूम में चला गया, यानी कि इसका वॉल्यूम रूम के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वह भी शेप नहीं है, वॉल्यूम जो है वो भी डेफिनेट नहीं है, शेप जो है वो भी डेफिनेट नहीं होता है। इसके मॉलिक्यूल्स जो है काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, काफ़ी लूज पैकिंग होता है इसका, जिसके वजह से ये जो हैं एक दूसरे से फ्री रहते हैं, यानी कि ये इसके पार्टिकल्स जो हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो है कहीं भी जा सकते हैं, जिसके वजह से इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, डेफिनेट शेप नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि द फैक्टर इफेक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। कह रहे कि मैटर की स्टेट यानी कि मैटर का जो अवस्था है उस पे किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कह रहा है कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू टेम्परेचर, यानी कि एक सॉलिड को हम क्या करेंगे कि हीट देते हैं। क्या देते हैं?
तो हीट इसको देते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, हीट देने के बाद कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी पाते हैं। हीट एनर्जी पाने के बाद में ये काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है इस प्रकार से। और लिक्विड को जब हम हीट करेंगे इसी प्रकार से, तो उसके मॉलिक्यूल जो है और भी अलग अलग होना स्टार्ट कर देता है और स्पीडली मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वो जो है लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रकार से यह टेम्परेचर जो है फर्स्ट फैक्टर है जो कि मैटर के स्टेट को इफेक्ट करता है। सेकंड हमारा है प्रेशर। करेगी वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर। करेगी मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, किसके हेल्प से, प्रेशर के हेल्प से। जैसे कि एक गैस को हम किसी कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है, कंटेनर में लेने के बाद में उसको हम लोग एक पिस्टन के हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जब इसको कंप्रेस करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल जो है काफ़ी नज़दीक एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिससे यह जो है अपना स्टेट क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और चेंज करता है यानी कि गैस से ये लिक्विड बन जाता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, हमारे घरों में एलपीजी गैस आता है। एलपीजी गैस वह गैसियस स्टेट में ही भरा जाता है, और जब उसको कंप्रेस्ड कर दिया जाता है तो हम उसको हिला करके देखते हैं, उसको सेक करके देखते हैं, तो हमें उसमें लिक्विड होने का अनुभव होता है। तो ऐसा क्यों होता है, प्रेशर की वजह से। ऐसा क्यों होता है, प्रेशर की वजह से होता है। तो कहने का ये मतलब है कि मैटर के स्टेट को चेंज करने का एक फैक्टर प्रेशर भी है। प्रेशर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने का 3 प्रकार के स्केल हैं। 3 प्रकार के स्केल कौन कौन से, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारा टेम्परेचर को मेजर करने का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है, केल्विन। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर 3 स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज मेजर्ड। फर्स्ट है केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। यदि कोई हमें डाटा दिया रहता है केल्विन में, उसको हम लोगों को सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि केल्विन में 273 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल्सियस। यानी कि मेरे पास 0 केल्विन है। 0 केल्विन कहने का मतलब है कि कितना डिग्री सेल्सियस, तो 0 केल्विन में हम लोग कितना 273 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 0 में इतना को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 273 डिग्री सी। 0 केल्विन में 273 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यदि सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तब क्या करना पड़ेगा, तो 9/5 इंटू सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस का जितना वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे हम पुट करेंगे और उसके बाद में 32 ऐड करेंगे, जो हमें आएगा वो फ़ारेनहाइट में आएगा। गाइज एक बात ध्यान देने वाली है कि जब भी हम केल्विन में लिखते हैं, किसी भी टेम्परेचर पॉइंट को केल्विन में लिखेंगे तो उसमें डिग्री नहीं देते हैं, बस सिंपल 5 केल्विन, 9 केल्विन इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन जब हम सेल्सियस में लिखेंगे तो उसमें डिग्री लगाना है, जैसे 40 डिग्री सी, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो हैं
पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास डिग्रीज है। बेचारा केल्विन जो है ये पढ़ा लिखा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कह रहा है कि मैटर के स्टेट्स को इंटर कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट है कि ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए सॉलिड जो है उसको हम लोग हीट देते हैं, यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस बनाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। यह कैसे संभव हो पाता है गाइज, कि सॉलिड को हम हीट देते हैं और यह मेल्ट होकर के लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट देते हैं तो यह एवापोरेट होकर के गैस बनता है। अब उसी प्रकार से गैस को कंडेंस करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। तो गैस को ठंडा करते हैं, उसके बाद में हमें लिक्विड मिलता है। ठीक है, गैस को ठंडा करने से लिक्विड मिलता है और पुनः लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए फ्रीजिंग करना होता है, यानी कि इसको भी, लिक्विड को भी हम ठंडा करें, यानी कि उससे हीट को हम ऑब्जर्व कर लें, निकाल लें, तो वह जो है सॉलिड स्टेट में चला जाता है। अब बात आती है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसको डायरेक्ट सॉलिड से हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स है। तो इन सारे चीज़ों को डायरेक्ट हम लोग सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब गैस से सॉलिड भी बनाया जा सकता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा मेल्टिंग। फर्स्ट हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेल्टिंग होता क्या है, तो द प्रोसेस इन विच चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें हम लोग मैटर के स्टेट को, यानी कि किसी भी मैटर के अवस्था को चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में बाय हीट के द्वारा। जैसे कि एक आइस को ले लेते हैं, उसको हीट करते हैं तो वह जो है वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है गाइज, तो वाटर बन जाता है। उसी प्रकार से एक हम प्लास्टिक को लेते हैं, प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह भी लिक्विड के ही फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को हम लोग गर्म करते हैं तो वह जो है लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो हमारा है मेल्टिंग, यह एक प्रोसेस है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है गाइज, तो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट which a solid changes into liquid is called the melting point of the solid। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन का लगभग 1500 होता है, आइस का 0 डिग्री C होता है। तो इस प्रकार से हर सॉलिड का, अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि एक सोडियम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री C। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस यानी वेपर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की बात आती है तो अलग अलग लिक्विड्स के
अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसे जो जितना ज़्यादा डेंस होगा लिक्विड, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, और जो जितना डाइल्यूट होता है उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। जैसे एक पेट्रोल है जो हल्का टेम्परेचर पाने पर भी क्या होता है, वेपराइज होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम एक प्लेट में क्या करते हैं कि पेट्रोल को निकाल करके और ऐसे ही रख देते हैं खुले इन्वायरमेंट में। क्या होता है कि कुछ देर बाद हम उसको देखते हैं तो प्लेट में कुछ भी नहीं बचता है, सारा वेपराइज हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कंडेंसेशन के बारे में। यह क्या है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह जो प्रोसेस है इसमें गैस से लिक्विड बनाया जाता है। यानी कि इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन व्हिच वेपर ऑन कूलिंग गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे कि वह प्रक्रिया जिसमें वेपर को कूलिंग करके यानी कि ठंडा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे कि रेन में क्या होता है कि वाटर जो है वेपराइज होते रहता है, वाटर जो है हमेशा वेपराइज होते रहता है सन का हीट पा करके, और वह क्या होता है कि ऊपर में यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है। सारा वेपर जो है हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है, और ये जो है कुछ दिनों बाद ठंडा होने के बाद में जब हमारे इन्वायरमेंट का क्लाइमेट जो है चेंज होता है तो उस समय यह ठंडा होकर के कंडेंस होता है, और कंडेंसेशन के बाद में रिटर्न यह जो है हमारे अर्थ पे रेन के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज किया गया है। तो द प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेज डायरेक्टली इनटू वेपर। कह रहा है कि वह प्रोसेस जिसमें किसी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली हम लोग वेपर में चेंज कर देते हैं या किया जाता है, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन। जैसे कि कैम्फर है, नेफ्थलीन है। तो कैम्फर को हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, एक चम्मच में लेकर के, एक स्पून में लेकर के उसको हीट कराते हैं। तो हीट कराने पर क्या होता है, या फिर उसको बर्न कराते हैं, तो वह जो है डायरेक्ट लिक्विफाइड न हो करके सीधा गैस बन जाता है। उसी प्रकार से नेफ्थलीन बॉल है जो कि हम लोग अपने घरों में जहाँ पे हम लोग कपड़े रखते हैं तो उसमें डाल करके रखते हैं नेफ्थलीन बॉल को। वो भी क्या है कि सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा सॉलिड टू गैस बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है वेपराइजेशन या फिर इवापोरेशन। तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। कहने का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक लिक्विड को, जैसे कि डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि एक लिक्विड को गैस में चेंज किया जा रहा है, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक लिक्विड को गैसियस स्टेट के लिए चेंज किया जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं या वेपराइजेशन बोलते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वेपराइजेशन जो है या इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पर स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कोई एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। यह जो है
थोड़ी सी भी टेम्परेचर या फिर हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसी को पा करके यह क्या होने लगता है, वेपराइज होने लगता है, इवेपोरेट होने लगता है। तो इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे, तो देखते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। तो इस डायग्राम के मदद से हम लोग समझेंगे कि सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि इसके सरफेस एरिया कुछ कम कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए, ठीक है। तो सरफेस एरिया कम कर दिया जाए तो इसका जो हीट है कम सरफेस एरिया वाले मॉलिक्यूल्स को, यानी कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, हीट करेगा। यानी कि इसके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे। और यही दो मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को गेट करने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से मूव करेंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स आता है और फिर वो जो है हीट एनर्जी को लेता है और ऊपर की ओर वो भी मूव करता है। इसी प्रकार से यदि सरफेस एरिया जो है बढ़ा दिया जाए और पूरे सरफेस एरिया में इसे हीट मिल रहा है तो जितने सरफेस पे इसके मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे को हीट एनर्जी मिलेगा और वो जो हैं सारे क्या करेंगे, ऊपर की ओर मूव करेंगे, यानी कि इवेपोरेट होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि इवेपोरेशन का जो रेट है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि यदि किसी लिक्विड को एक बॉल में ले करके, एक कंटेनर में ले करके, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे इवेपोरेशन का रेट उतना ज़्यादा होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। हमारे इन्वायरमेंट में यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो किसी भी वेपर को हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा जितना कि गर्मी की मौसम में करता है। तो ह्यूमिडिटी इस प्रकार से अफेक्ट करता है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। यानी कि ह्यूमिडिटी हमारे इन्वायरमेंट की बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन जो है उसका रेट जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ वाइंड। जैसे स्पीड ऑफ वाइंड ये भी एक फैक्टर है इसको इवेपोरेशन को अफेक्ट करने का। जैसे कि हम लोग कपड़े को धो करके एक रस्सी पे उसको टाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं रेनी सीजन में कि फ़ैन को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ़ैन को स्टार्ट करने से क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइंड को पा करके वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वाइंड से भी क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन रेट अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है हमारा लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point without any change of temperature is called latent heat। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि हम लोग एक लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक लिक्विड ले लेते हैं, यानी कि लिक्विड में वाटर ही ले लेते हैं। चलिए ये क्या है, वाटर ही है। तो इस वाटर को हम लोग 100 डिग्री सी तक ले जाते हैं, टेम्परेचर को
पढ़ा करके, तो यह क्या करने लगता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं, इसमें एक हम टेम्परेचर स्केल डाल देते हैं, ठीक है, जिस पे हमें रीडिंग मिलता रहेगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम कितना भी हीट करें 100 डिग्री सी से एबव नहीं जा पा रहा है। तो आखिर हमारा जो हीट एनर्जी निकल रहा है वह किस में यूज हो रहा है, किस चीज़ में यूज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि हीट एनर्जी को ले रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। यानी कि 100 डिग्री सी तक पहुँचने के बाद में इसका जितना भी हीट एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो ऑब्जर्व करने के बाद में गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि उनमें जो है मूविंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एनर्जी पाने के बाद में। तो इसमें जितनी भी हीट यूज हो रहा है उसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि 1 kg वाटर लिए हैं, ठीक है, और इसको एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे ही रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, और टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के बाद में इसका जो है टेम्परेचर जो है उसका रीडिंग बढ़ नहीं रहा है। यानी कि जितना हीट इसमें अब यूज होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद में जितना इसमें हीट यूज होगा, वो यूज किया गया हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। इसी के साथ योर फर्स्ट चैप्टर आर फिनिश्ड। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और गाइज, इसमें हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत सारे फिनोमिना है एवापोरेशन से रिलेटेड, जो कि हम लोगों के लाइफ में डेली यूज किया जाता है। उसको मैं PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन हैं सारे का मैं PDF दे दूंगा, और आप लोग उसे अपने नोट्स में, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद में अपने नोट्स के PDF को सेंड करना है, ताकि अगले चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जा सके।